हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। कल 20 तारीख को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 10th का। उसके लिए हम कुछ रिवीजन ला रहे हैं जिसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चन को आने की संभावना बहुत अधिक है। पहला कह रहा है चंपारण आंदोलन, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। चंपारण आंदोलन आए, सभी नया अवज्ञा आंदोलन है, जो भी आए, असहयोग आंदोलन, ये सब क्वेश्चन कन्फर्म रूप से ही आता है। चंपारण आंदोलन क्या था? तो चंपारण आंदोलन में 3/20 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अंग्रेजों ने किसान के लिए मजबूर चंपारण में कर दिया था। नील की खेती करने से भूमि क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, और नील की खेती से आय की प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। इसके कारण किसान करना नहीं चाहते, फिर भी मजबूरी में कराते थे। इससे किसान परेशान हो गए, और वहाँ के एक किसान थे जो उनका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को बुलाया और किसान को इस नील की खेती से मुक्ति कराई, जैसे क्या कहा जाता है? चंपारण आंदोलन कहा जाता है। कब हुई? 1917 में। तो लिखिए, बिहार के चंपारण में अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। नील की खेती कराई जाती थी, जिससे भूमि बंजर हो जाती थी, भूमि बंजर हो जाती थी एवं आय की प्राप्ति भी कम होती थी। नील से आय की प्राप्ति मतलब पैसा की प्राप्ति भी, आय की प्राप्ति भी कम होती थी। चंपारण के एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल ने उन्नीस 1917 में गांधी जी को बुलाकर गांधी जी को बुलाकर किसान को नील की खेती करने से छुटकारा दे रहा है। छुटकारा दिलाया। इसे ही क्या कहा जाता है? चंपारण आंदोलन कहा जाता है। तो चंपारण आंदोलन समझ गए होंगे। बिहार के एक चंपारण जिला है, वहाँ क्या होता था? 3 कट्ठा में नील की खेती ज़बरदस्ती कराई जाती थी, जिससे भूमि बंजर हो जाते, आय की प्राप्ति भी कम होती थी। वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल ने 1917 में गांधी जी को बुलाकर नील की खेती करने से छुटकारा दिलाई अंग्रेज सरकार से, जिसे क्या कहा जाता है? हमको चंपारण आंदोलन। रौलट एक्ट क्या था? रौलट एक्ट था कि भारत का अगर कोई भी क्रांतिकारी भारत माता की जय या भारत को आज़ाद करने जैसे किसी भी क्रियाकलाप में पाए गए तो उन्हें संदेह के तौर पर अंग्रेज सरकार 2 सालों के लिए जेल में बंद कर देता था, जिसे कौन सी कहा जाता है? रौलट एक्ट। तो 1919 में अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर 2 वर्षों का कैद सुना देती थी, जिसे काला कानून या रौलट एक्ट कहा गया। काला कानून या रौलट एक्ट कहा गया। कब हुआ? 1917 में 1919। ध्यान रखिएगा, 1919 में अंग्रेजों ने किसी भी भारतीय को
भारतीय क्रांतिकारी को संदेह के आधार पर 2 वर्षों का कैद सुना देती थी, जिसके बाद कोई अपील कीजिए कोई प्रभाव नहीं। असहयोग आंदोलन क्या था? अंग्रेज सरकार का असहयोग करना, किसी भी उसका सामान उसके बनाए हुए सामान को स्वीकार नहीं करना, उसके बनाए हुए स्कूल में नहीं जाना, जहाँ अंग्रेज द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग ना करना, ये था असहयोग आंदोलन। जिससे क्या हुआ, अंग्रेज धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और वे देश को आज़ाद करने में मजबूर होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच एक घटना हो जाती है जिसको हम कौन सी कहते हैं, चौरा चौरी कांड। इसी के लिए यह असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। तो 1920 में गांधी जी ने देश के सभी वर्गों से अपील किया कि अंग्रेज द्वारा उत्पादित अंग्रेज़ों का अंग्रेज द्वारा बना कोई भी सामान स्कूल कॉलेज आदि का बहिष्कार करेंगे, जिससे अंग्रेज कमज़ोर होकर देश छोड़कर चला जाएगा। इसे ही असहयोग आंदोलन कहा गया। भारत का यह पहला आंदोलन था जिसमें सभी लोगों ने, बच्चे, जवान, बूढ़े, सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिए। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। दांडी मार्च क्या था? तो दांडी मार्च था 1930 के आसपास। भारत में नमक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा था अंग्रेज सरकार। नमक की बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, नमक तो सब खाएगा ही। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। यही दांडी मार्च था। दांडी जाकर नमक बनाया था। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम उनका था। साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक बनाया। इसे ही दांडी मार्च कहा गया। दांडी मार्च कहा गया। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का मतलब क्या होता है? आय के प्राप्त करने के जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कोई आय की प्राप्ति पढ़ाकर कर रहा है, कोई आय की प्राप्ति डॉक्टरी द्वारा कर रहा है, कोई आय की प्राप्ति मजदूरी द्वारा कर रहा है। इस प्रकार इसको क्या कहते हैं, जिस क्षेत्र से आय की प्राप्ति कर रहा है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहलाता है। जिस भी क्षेत्र से आय की प्राप्ति हो रही है, आय की प्राप्ति हो सकती है, उसे
अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। 3 क्षेत्रक होते हैं। पहला कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वैसा से जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संपदा आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए खनन खन के कोयला निकाल रहे हैं, कहाँ? प्राकृतिक है, लेकिन थोड़ा है प्राकृतिक है, क्योंकि ये आदमी तो बनाया नहीं कोयला। खनन हो गया। पशुपालन हो गया, पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, ये सब क्या हो गया? सब हमारा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुएं आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादित वस्तुएं आते हैं। जैसे कृषि में मान लीजिए कि कपास का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र, लेकिन कपड़ा बनेगा कपास से तो क्या है? द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे कपड़ा बनना, इसमें उद्योग आते हैं, जैसे इसमें कपड़ा का निर्माण, बिस्कुट का निर्माण, मान लीजिए अनाज से बिस्कुट बना रहे हैं, बिस्कुट का निर्माण आदि आते हैं। तीसरा है तृतीय क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेवा को शामिल किया जाता है। वैसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत सेवा को शामिल किया जाता है, सेवा को शामिल किया जाता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र कहलाता है। जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सब है। इसमें शिक्षा हो गया, कहीं ट्यूशन में पढ़ने जाते हैं तो पैसा देते हैं, इसमें कोई वस्तु तो पता नहीं लगता है, तो शिक्षा हो गया। चिकित्सा, किसी डॉक्टर से दिखाते हैं तो दवाई का पैसा तो लेवे करता है, देखने का भी पैसा लेता है, ये सेवा हो गया। अब समझे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। एक नई आर्थिक नीति आई थी भारत में। कब आई थी नई आर्थिक नीति? आ सकता है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति भारत में जो आई थी नई आर्थिक नीति 1991 में, उसी के तहत 3 शब्द आया: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पूछ सकता है पार्ट नंबर में नई आर्थिक नीति का उल्लेख करें। तो नई आर्थिक नीति 1991 में आई थी, जिसमें 3 शब्दों का जिक्र था: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तीनों का एग्जाम्पल देके इसका परिभाषा लिखना। उदारीकरण क्या था? अगर किसी भी भारत की स्थिति 1991 में बहुत ज़्यादा खराब थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने के लिए ये तीनों लाया गया। उदारीकरण का मतलब, अगर कोई भी भारत में कोई भी विदेश की कंपनी आएगी, स्थापित करेगी, तो भारत में रोजगार का सृजन होगा, इसलिए भारत की तरक्की होगी। तो रोजगार के सृजन के लिए क्या होगा? कोई भी अगर दूसरे देश की कंपनी आ रही है तो उसके लिए टैक्स कम लेंगे तो रोजगार करेगा यहाँ। और क्या करेंगे? उसको कुछ सब्सिडी देंगे, उसके लिए लाइसेंस आसान कर देंगे, तो हमारा
देश में वो व्यापार कर पाएगा। तो किसी भी देश, कोई दूसरे देश के लिए टैक्स में कमी करना या लाइसेंस में छूट देना उदारीकरण कहलाता है। किसी भी दूसरे देश के लोग, किसी भी दूसरे देश के लोग यदि भारत में कोई उद्योग स्थापित करना चाहे, तो उसे टैक्स यानी कर में छूट देना एवं लाइसेंस को आसान बनाना उदारीकरण कहलाता है। आसान बनाना उदारीकरण कहलाता है। जब भी बोलेंगे उदारीकरण तो दो चीज़ याद रखिएगा। टैक्स, कोई भी दूसरे देश की कंपनी आगे कब काम करेगा, जब उससे कम टैक्स लेंगे, और लाइसेंस और जल्दी उसको प्रोवाइड करा देंगे। निजीकरण का मतलब, अगर भारत की आर्थिक तरक्की चाहते हैं तो आर्थिक तरक्की निजीकरण से होगा। निजीकरण यानी सरकार के जो लोग होते हैं वो थोड़ा कम काम करते हैं। निजीकरण में जब प्राइवेट लोग होते हैं, निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कोई चीज़ कर दिया जाएगा तो उसमें काम करने की क्षमता अधिक होती है, अच्छे से अपने से काम करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में तरक्की आती है। तो निजीकरण का मतलब प्राइवेट को हाथों में अर्थव्यवस्था का अधिकार देना। तो यह क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था का अधिकार अर्थव्यवस्था पर अधिकार निजी व्यक्ति या संस्थानों के, निजी व्यक्ति यानी प्राइवेट व्यक्ति या संस्थानों का होता है, संस्थानों का होता है, तो उसे निजीकरण कहते हैं। निजीकरण कहते हैं। समझ गए? निजीकरण का मतलब प्राइवेट के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था का अधिकार देना। वैश्वीकरण का मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को हमको सुधारना है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, तो किस आधार पर तरक्की कर रही है, तो उसी आधार पर हम काम करेंगे तो तरक्की कर जाएंगे। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना कौन सा कहलाता है? बस वैश्वीकरण कहलाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण कहलाता है। देख लीजिए, तीनों उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण आएगा ही, क्योंकि इसमें क्या, ये जो थे हमारा उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह, अभी उनका देहांत हो गया, इसलिए क्वेश्चन आएगा। उदारीकरण का मतलब कोई भी देश, अगर दूसरा देश हमारे देश में कंपनियां स्थापित करे तो उसके टैक्स यानी कर और लाइसेंस में फ्री कर दे, छूट देना, उसको उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण मतलब निजी व्यक्तियों के हाथ में अर्थव्यवस्था का अधिकार देना। वैश्वीकरण यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है? वस्तुओं से वस्तुओं की लेन देन। जैसे मेरे पास मान लीजिए गेहूँ है, तो किसी को गेहूँ दे के हमको चावल की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, तो चावल ले लेना, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी अभी क्या करते हैं, पैसा दे के कोई सामान लेते हैं, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली लें। मान लीजिए कोई वस्तु देखें, वस्तु लें, तो उसे वस्तु विनिमय। जब वैसा विनिमय प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले
एक वस्तु के बदले, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु की लेन देन की जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। प्रणाली कहलाता है। अगला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन यानी जिस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी प्राथमिकताओं के आधार पर अपने अर्थव्यवस्था को खर्च करना, यानी पैसों को खर्च करना प्राथमिक नियोजन कहलाता है। प्राथमिकताओं के आधार पर, यानी जिस ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादा प्राथमिकताओं के आधार पर पैसा को खर्च करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। मान लीजिए अभी पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है तो पढ़ाई पर ज़्यादा समय देंगे, खेले पर कम देंगे। इससे देश की विकास अधिक तेजी से होती है। जैसे अभी पढ़ने का है तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा। अगर अभी खेलने चल गए तो दिक्कत होगा। अधिक तेजी से होती है। अगला देखिए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या बोले? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखिए, ये जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं खादड़, एक को कहते हैं बागर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागड़ कहा जाता है। कभी पूछेगा परिभाषा, खादड़ और बागड़ की परिभाषा बताए तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है, पुरानी को बागड़ कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी थोड़ा कम उपजाऊ होती है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब जो काम पहले मजदूरा करता था वो काम अगर किसी भी मशीन से कराया जाएगा तो वो मशीन जल्दी काम करेगा, अधिक मात्रा में काम करेगा, जिससे आदमी बेरोजगार हो जाएगा। इसे कौन सी कहते हैं? औद्योगिकरण। जब मजदूर के बदले दूर के स्थान पर मशीनों द्वारा किसी काम को किया जाता है तो उसे औद्योगिकीकरण कहते हैं। औद्योगिकीकरण कहते हैं। इससे कम समय में अधिक काम होता है। कम समय में अधिक काम होता है, परंतु बहुत सारे लोग इसके कारण बेरोजगार भी रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 आदमी काम करता था, 10 आदमी काम एक मशीन कर दिया तो 9 आदमी तो बेरोजगार हो गया। हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति अच्छा खाद, अच्छा उर्वरक, कीटनाशक, अच्छा बीज का प्रयोग करके क्या करना? खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेजी ला देना, उसको क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। देखिए, उत्तम
बीज, उत्तम खाद, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था एवं आधुनिक यंत्रों का प्रयोग द्वारा, मैंने ट्रैक्टर पहले हर से चलाते थे, आधुनिक यंत्रों का प्रयोग द्वारा खाद्यान्न के उत्पादन में, खाद्यान्न का मतलब गेहूँ चावल, खाद्यान्न के उत्पादन में एकाएक बढ़ोतरी, एकाएक बढ़ोतरी यानी बढ़ गई बढ़ोतरी को हरित क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। सर्वहारा वर्ग क्या होता था? यूरोप का ऐसा वर्ग जिसमें अमीर आदमी नहीं आते थे, किसान आते थे, डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, और जितने भी मजदूर वर्ग आते हैं सभी वर्ग सर्वहारा वर्ग में आते हैं। वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत अमीर को छोड़कर सभी किसान, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, मजदूर आदि आते थे। सर्वहारा वर्ग कहलाता है, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जिसके अंतर्गत अमीर खाली ना आना चाहिए, किसान, वकील, डॉक्टर, मजदूर आदि सभी। बंधुआ मजदूर कैसे कहते थे? बंधुआ मजदूर वैसा मजदूर जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और कम पैसा दिया जाता था कि उनके द्वारा, जो ठेकेदार होते थे उनके द्वारा उन्हें बंधुआ, वैसा मजदूर जिनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और पैसा भी कम दिया जाता था। बंधुआ मजदूर कहलाता है, बंधुआ मजदूर कहलाता था। काम नहीं करने पर इन्हें मारा पीटा भी जाता था ठेकेदार द्वारा। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, दोनों को समझिए क्या होता है। अर्थव्यवस्था में कोई भी काम होता है एक वर्ष, तो एक साल में घरेलू है तो देश के सीमा के अंदर, राष्ट्रीय रहेगा तो देश के लोगों द्वारा, तो एक वर्ष में देश के सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, एक वर्ष में देश के सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जहाँ देश की सीमा है वहाँ देश के लोगों बस होगा, यानी एक वर्ष में देश के लोगों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सेवा भी लिख सकते हैं, मौद्रिक
मूल को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। अगला देखिए, राजनीतिक दल क्या होता है? कुछ लोगों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य और देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं, उनको क्या कहलाता है? राजनीतिक दल कहते हैं। कुछ लोगों का वैसा समूह जो समान उद्देश्य एवं देश की भलाई के लिए कार्य करते हैं, राजनीतिक दल कहलाता है। अगला देखिए, धर्मनिरपेक्षता। वो है धर्मनिरपेक्षता होता है, एक होता है सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्म, और निरपेक्ष हमने जीरो है। धर्म का मान कितना है? जीरो है। यानी देश को ऊपर रखा जाएगा, धर्म को नीचे रखा जाएगा, उसको क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्षता। वैसी मानसिकता जिसमें देश को धर्म से ऊपर माना जाता है, देश को धर्म से ऊपर रखा जाता है, धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता यानी देश सब कुछ है कहलाता है, धर्म कुछ नहीं। यह देश के लिए सही सोच है। एक होता है सांप्रदायिकता, समझ लीजिए, यहीं लिख लेते हैं सांप्रदायिकता। इसमें क्या होता है? ये इसकी उल्टा भावना है, यानी ऐसी भावना जिसमें धर्म को देश से ऊपर रखा जाता है, वैसी मानसिकता जिसमें अपने धर्म को देश से ऊपर समझा जाता है। सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब क्या है? 18 वर्ष से अधिक के कोई भी व्यक्ति बिना बताए किसी को भी अपने पसंद से वोट दे सकता है, जिसे गुप्त मतदान कहते हैं। 18 वर्ष या अधिक का कोई भी नागरिक अपने मन से बिना किसी को बताए वोट दे सकता है। इसे ही गुप्त मतदान कहा जाता है। गुप्त मतदान कहा जाता है। बाह्य स्रोतीकरण का मतलब क्या होता है? जब अपने देश में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम जाती है तो दूसरे देश से मंगाया पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोतीकरण। जब अपने देश में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम हो जाती है मजदूरों की कमी हो जाती है तो दूसरे देश से मजदूर को लाना, दूसरे देश से मजदूर को लाना
वायु स्रोतीकरण कहलाता है। करण कहलाता है। अगला क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून किसी भी विधायक या संसद को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए कानून बनाया गया। किसी भी विधायक या सांसद को एक दल से दूसरे दल में जाने से रोकने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहा जाता है। संवर्ती सूची 3 सूची होता है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। संघ सूची होता है, क्या होता है? संघ सूची। अगर पूछेगा संघ सूची तो वैसा जिस पर केंद्र बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची का मतलब वैसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसको राज्य सूची कहते हैं। संवर्ती सूची वैसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है। वैसा सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। दोनों के पास है। इसको क्या कहते हैं? संवर्ती सूची कहते हैं। अगला क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग। वियतनाम का ये बहुत ही आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो वियतनाम का आगे चलकर राष्ट्रपति बना था। इन्हीं के आद में वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग को, सबसे महत्वपूर्ण सड़क को नाम दिया गया हो ची मिन्ह मार्ग। वहाँ की जीवन रेखा कहा जाती है। वियतनाम का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी एवं राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के सम्मान में वहाँ के सबसे बड़े एवं महत्वपूर्ण सड़क का नाम हो ची मिन्ह रखा गया। हो ची मिन्ह रखा गया। इसे वियतनाम की जीवन रेखा कहा जाती है। इसे वियतनाम की जीवन रेखा कही जाती है। जीवन रेखा कही जाती है। अगला क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए उपाय बताओ। तो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करेंगे? प्रदूषण कम फैलाएंगे, लिखेंगे निम्न उपाय। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। गाड़ी, वाहनों एवं धुओं का उपयोग कम करेंगे। गाड़ी एवं धुएं वाले वाहनों का उपयोग कम करेंगे। वाहनों का
उपयोग कम करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। आगे समझिए क्या है पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब क्या है, एक बार अच्छा समझ लीजिए, बहुत सारा अभी भी है तो समझाते चल जाते हैं। पूंजीवाद ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का अधिकार निजी व्यक्ति या संस्थानों के पास में है। निजी व्यक्ति या किनके पास है, संस्थानों के पास है। निजी व्यक्ति या संस्थानों के पास है, उनको क्या कहते हैं, पूंजीवाद कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था के अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है। अर्थव्यवस्था का अधिकार, अर्थव्यवस्था का अधिकार किसके पास है, सरकार के पास है, उसे कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का अधिकार जो है, अर्थव्यवस्था का अधिकार सरकार और निजी दोनों के पास है। इसमें निजी भी है, इसमें निजी व्यक्ति भी है और सरकार भी है। लिख लीजिएगा अच्छा से, क्या लिखिएगा, पूंजीवादी में ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का अधिकार पूंजी निजी व्यक्तियों के हाथ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का अधिकार सरकार के हाथ में समाजवादी कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अर्थव्यवस्था का अधिकार निजी व्यक्ति प्लस सरकार दोनों के हाथ में मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहेंगे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया एक आंदोलन था। आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया एक आंदोलन था जो यहाँ के महिलाओं ने शुरू किया गया था। कारण क्या था, इनके पति जो थे शाम को ताड़ी पीकर इनको प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। तो क्या लिखेंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा शुरू किया गया एक आंदोलन था, क्योंकि इनके पति ताड़ी पीकर अपने पत्नी को मारते पीटते थे। इन्हीं के विरोध में यह आंदोलन शुरू किया गया। भाषा नीति क्या है, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में, कितनी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, प्रमुख 8 भाषाओं का वर्णन है। प्रमुख कितने भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में लगभग बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। लिखेंगे पहले, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भारत के 8वीं अनुसूची में प्रमुख 8 भाषाओं का वर्णन जिसे भाषा नीति कहा जाता है। दबाव समूह क्या होता है, दबाव समूह समझिए। दबाव समूह होता है कुछ लोगों का वैसा समूह जो अपने उद्देश्य के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। अपने उद्देश्य के लिए किन पर दबाव बनाती है, सरकार पर दबाव बनाती है। जैसे मान लीजिए मजदूरों का एक समूह है, तो मजदूर का अगर पैसा, मान लीजिए मजदूर अपना पैसा बढ़ाने कह रहा है और नहीं बढ़ाया, तो मजदूर का समूह मिलके क्या सरकार पर दबाव बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, दबाव समूह। तो कुछ लोगों का वैसा समूह जो अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है, शासन की सुविधा के लिए सत्ता को छोटे छोटे इकाइयों में बांट देना। क्या करना है, छोटे छोटे इकाइयों में बांट देना। बोलेंगे छोटे छोटे इकाई में बांटना। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शासन की सुविधा के लिए जब सत्ता को छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कहता है। सत्ता की साझेदारी यानी शासन की सुविधा के लिए जब सभी जनता यानी सभी लोग जब सहयोग करते हैं, शासन में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसे क्या कहता है, सत्ता की साझेदारी। शासन की सुविधा के लिए जब सभी लोग शासन में सहयोग करते हैं तो उसे कहते हैं सत्ता की साझेदारी। इसमें छोटे छोटे इकाई में बांट देना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। ग्राम पंचायत का कार्य क्या हो सकता है, नल बनाना, नाली बनाना, चापाकल बनाना। और क्या हो सकता है, सड़क बनाना, सड़क पर बल्ब का, लाइट का इंतजाम करना, सड़क पर लाइट का इंतजाम करना, लाइट का की व्यवस्था करना, ये सब हो सकता है ग्राम। संसाधन क्या होता है,
हमारे उपयोग की सभी वस्तुओं को संसाधन कहलाती है। वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है संसाधन कहलाती है। तो हमारी वे सभी वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। प्रदूषण क्या होता है? मनुष्य अपने क्षणिक लाभ के लिए, छोटे लाभ के लिए प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है, इससे जो उत्पन्न समस्या होती है, इससे उत्पन्न समस्या इसको क्या कहते हैं? इसी को प्रदूषण कहते हैं। तो मनुष्य अपने क्षणिक लाभ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो करता है, उससे उत्पन्न समस्या को क्या कहते हैं? प्रदूषण का। साइमन कमीशन क्या है? तो 1927 में साइमन कमीशन बना था, 1928 में भारत आया। तो यहाँ क्यों आया था? संविधान के सुधार को देखने के लिए, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। कितना सदस्य? 7 सदस्य, और 7 अंग्रेज थे। 7 कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका खूब जोर विरोध किया और इन्हें वापस लौटो का नारा लगाया गया। तो क्या लिखेंगे? यह 1927 में ब्रिटेन में बना और 1928 में भारत आया। चूँकि इसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए भारत में इसका बहुत ही बहिष्कार हुआ और साइमन वापस जाओ का नारा लगा। परिवारवाद, जब ऐसी मानसिकता जब अपने परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है या अपने परिवार वालों को अधिक महत्व दिया जाता है या उनके लिए अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है, उससे क्या कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं। जैसे जातिवाद, जब अपने जाति के लोगों को अधिक महत्व दिया जाता है या सुविधाएं प्रदान की जाती है, जातिवाद कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता उधर ऊपर बता चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है? सांप्रदायिकता। आय क्या होता है? तो एक वर्ष में किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा जितनी धन अर्जित की जाती है, कमाई की जाती है, उसे आय कहते हैं। एक वर्ष में किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अर्जित आय को क्या कहते हैं? अर्जित धन को आय कहते हैं। दूसरा क्या, अगला क्या है? बचत है। बचत क्या होता है? तो आय जितना कमाए, एक वर्ष में आय और व्यय के अंतर को, व्यय के मतलब खर्च के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। तो एक वर्ष में आय और व्यय के अंतर को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अगला पूछ रहा है, चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं का उल्लेख करें। चावल के लिए लिखिएगा, चावल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्न है। पहला लिखिएगा जलोढ़ मिट्टी चाहिए। पहला क्या? जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होगी। दूसरा, इसके लिए तापमान जो होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तीसरा चाहिए, इस सब के लिए तापमान 20 से 30। जलोढ़ मिट्टी इसके लिए चाहिए। वर्षा कितना चाहिए? वर्षा लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा चाहिए। और निराई एवं कटाई के लिए उत्तम, निराई एवं कटाई के लिए उत्तम संसाधन चाहिए। ये सब क्या हुआ? ऐसा मान लीजिए आएगा गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए कौन है? दोमट मिट्टी चाहिए, यहाँ खाली बदलिएगा। और सबसे हम रहेगा पानी भी थोड़ा कम कर दीजिएगा। पानी भी गेहूं में थोड़ा कम करता है, तो 100 से 150 सेंटीमीटर निराई कटाई से हम लिखाएगा। थैंक यू सो मच। इतना ही आज का, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, इसे आप रिवीजन कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इसका एक बार रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाए, इसकी हम शुभकामनाएँ देते हैं और अच्छा ही जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू।